हर खबर हरियाणा, मारी खबर मारा चैनल। हरियाणा मना रहा 55वां स्थापना दिवस। सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दी बधाई। सीएम ने स्थापना दिवस पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पेपर लीक माफियाओं पर सीएम सख्त, कहा पेपर लीक माफियाओं को जड़ से करेंगे खत्म। नौकरियों में मेरिट लिस्ट को किया लागू। फरीदाबाद के तैरा गांव पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शांतिनाथ मठ में मूर्ति स्थापना दिवस कार्यक्रम में की शिरकत। कार्यक्रम में नाथ संप्रदाय के तमाम संत रहे मौजूद। दिवाली के त्योहार पर छाया कोरोना का खतरा। वायरस के डर ने फीकी की बाजार की रौनक। दुकानदारों को सता रही व्यापार कम होने की चिंता। और दिवाली से पहले आम आदमी का निकला दिवाला। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 35 पैसे का इजाफा। कमर्शियल सिलेंडर के दामों में 266 रुपए की बढ़ोतरी। देखिए कालका से समालखा शाम 5 बजे सिर्फ हर खबर हरियाणा पर। नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। कुरुक्षेत्र में सूचना जनसंपर्क और भाषा विभाग, हरियाणा कला सांस्कृतिक कार्य विभाग, हरियाणा कला परिषद और जिला प्रशासन के तत्वाधान में हरियाणा दिवस की पूर्व सांस्कृतिक संध्या पर कलाकृति भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने प्रदेशवासियों को हरियाणा दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 7 सालों में हरियाणा प्रदेश ने कृषि, बिजली, खेल, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित हर क्षेत्र में एक मुकाम हासिल किया है और तरक्की की ऊंचाइयों को छुआ है। साथ ही मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश ने पिछले 7 सालों में चहुमुखी विकास किया है। इस प्रदेश के करीब 5500 गाँव में 24 घंटे बिजली देकर एक अनोखा काम किया गया है। हमारा गांव जगमग गांव के तहत आज 5,500 से ज़्यादा गांव के अंदर 24 घंटे बिजली देने की बात है। चाहे हरियाणा के अंदर जो इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की बात है और इंडस्ट्री के अंदर जिस प्रकार से आज 60% से ज़्यादा हरियाणवी युवाओं को उसके अंदर रोजगार मिलेगा और हरियाणा प्रदेश के अंदर चाहे इन 7 वर्षों के अंदर मेरे हरियाणा प्रदेश एक किसान प्रदेश है, उस किसान प्रदेश के अंदर लगभग 11 अन्य फसलें मनोहर लाल जी के द्वारा वो MSP पर खरीदी गई हैं और उसके साथ साथ जो हमारा सब्जी का किसान है उसकी फसल को भी भावांतर भरपाई दे करके उसको घाटा न पड़े, उसको लाभकारी मूल्य देने का काम किया। मैं पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और 1966 को हरियाणा प्रदेश बना और उसके बनने के तहत जो 7 वर्ष के अंदर हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कार्य किए वो अपने आप में देखने के। जिस प्रकार के हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा सबका साथ सबका विकास, इस प्रकार का नारा दिया हमें। हाँ जी, हरियाणा प्रदेश की 90 की 90 सीटों पर किस प्रकार से विकास कार्य आज हो रहे हैं प्रदेश के अंदर आप देख लीजिए। पहले क्या होता था, नौकरियाँ बिकती थी, पर्चियाँ चलती थी, लेकिन आज बच्चों को मेरिट बेस पर नौकरी मिलती है। ऐसी व्यवस्था करी। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, कुरुक्षेत्र में किस तरह से हरियाणा का स्थापना दिवस मनाया गया है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुरुक्षेत्र में जहां पर मल्टी आर्ट सेंटर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजित किया गया, अनेक कार्यक्रम आयोजित किया गया और सांस्कृतिक प्रकारों को हरियाणा दिवस पर जोड़ा गया और उन्होंने अपने अपने तरीके से अपनी भावनाएं प्रस्तुत की। वहीं कुरुक्षेत्र के जन स्वास्थ्य विभाग ने अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज समाज को देने की कोशिश की, जल ही जीवन है, और जो इसके लिए बकायदा कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद के अंदर जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की तरफ से नगर वासियों को और प्रदेश वासियों को मैसेज देने के लिए एक बड़ी रैली निकाली गई। विनोद, जिस तरह से खेल मंत्री संदीप ने भी कहा है कि 7 सालों में हरियाणा प्रदेश ने कृषि, बिजली, खेल, स्वास्थ्य यानी कि हर क्षेत्र में मुकाम हासिल किया है। अगर बात की जाए 1 नवंबर 1966 से लेकर आज की तारीख की, तो हरियाणा में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिला है। विनोद
जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना था तो उस समय ये पंजाब से अलग हुआ था और इसको एक छोटा राज्य के तौर पर देखा गया था। और क्योंकि पंजाब एक बड़ा, आज भी पंजाब हरियाणा के मुकाबले एक बड़ा राज्य है, परंतु हरियाणा ने अपने जो मुकाम, चाहे वो खेलों में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे संस्कृति में हो, स्थापित किया है। और आज हरियाणा ने खेलों के अंदर तो पूरे विश्व में अपना परचम लहराया है। विनोद, बिल्कुल आगे भी हमारे साथ बने रहिएगा। कुरुक्षेत्र के सर्किट हाउस में जेजेपी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राम मेहर ठाकुर पहुंचे, जिन्होंने संबोधित करते हुए संगठन को मजबूत करने के बारे में दिशा निर्देश जारी किए। आपको बता दें कि उन्होंने पूरे प्रदेश में नई नियुक्तियों के साथ संगठन के साथ मजबूत साथियों को जोड़ने की बात कही। इस समय पूरे राज्य में पिछड़ा वर्ग सक्रिय है। प्रदेश अध्यक्ष राम मेहर ठाकुर ने दुष्यंत चौटाला का पंचायतों में पिछड़ा वर्ग को 8% आरक्षण देने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान ने पिछड़ा वर्ग का मान सम्मान बढ़ाया है। छोटा मोटा काम है वो हम समस्त हरियाणा प्रदेश में जिला वाइज पिछड़ा वर्ग संगठन को मजबूत करने के लिए और पार्टी के सदस्य अभियान से जोड़ने के लिए मीटिंग कर रहे हैं। और हमें पूरी आशा और उम्मीद है कि हमारी जो पिछड़ा वर्ग की टीम है वो काफ़ी सक्रिय है, संगठित है और बड़े जोर शोर से कार्य कर रही है। इसी उद्देश्य को लेकर के हम आज यहाँ भी कुरुक्षेत्र में पहुँचे हैं। हमारी जो पार्टी का सदस्यता अभियान है उस मुद्दे को लेकर के भी और पिछड़ा वर्ग संगठन को मजबूत करने के लिए। लगातार हमारे संवाददाता विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, कुरुक्षेत्र में जेजेपी की बैठक का आयोजन हुआ है, क्या कुछ खास हुआ इस बैठक में विनोद? मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुरुक्षेत्र पिछड़ा वर्ग का जब भी सवाल उठता है तो कुरुक्षेत्र की धरती का नाम हमेशा ही सामने आता है। आपको याद होगा कि जब पूर्व के सांसद राजकुमार सैनी ने कुरुक्षेत्र में पिछड़ा वर्ग को लेकर ही पूरे हरियाणा के अंदर पिछड़ा वर्ग की अलग जगाई थी। और आज जेजेपी के जो पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के राम मेहर ठाकुर है वो कुरुक्षेत्र में पहुंचे तो उन्होंने बाकायदा पिछड़ा वर्ग के जो नेता है और पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं उनको साथ में जोड़कर एक संगठन को मजबूती प्रदान करने की कोशिश की है। और उन्होंने एक मैसेज दिया है पिछड़ा वर्ग के लोगों को कि हर जिले में पिछड़ा वर्ग के संगठन को मजबूत किया जाए और संगठनात्मक जो प्रणाली है उसको पूरा किया जाए। और साथ ही उन्होंने जब पिछड़ा वर्ग के लोगों से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग के लोगों को हरियाणा सरकार में एक सख्त भागीदारी मिलेगी। और इसके लिए उन्होंने बकायदा जो दुष्यंत चौटाला है उनको जहां आभार व्यक्त किया और उन्होंने बताया कि दुष्यंत चौटाला के प्रयासों से पंचायतों में 8% का आरक्षण मिलने की अनुमति प्रदान हुई है। और इससे उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की जो ताकत है वो हरियाणा सरकार के अंदर बढ़ी है। विनोद, राम मेहर ने यह भी कहा है कि अब सरकार में पिछड़ा वर्ग की भागीदारी बढ़ेगी। साथ ही उन्होंने पूरे प्रदेश में नई नियुक्तियों के साथ संगठन के साथ साथ मजबूत साथियों को जोड़ने की भी बात कही है। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा था कि उन्होंने कहा है कि क्योंकि जो 22 के 22 जिले हैं उसके अंदर जो पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की जो संगठनात्मक इकाइयां हैं उनको मजबूत किया जाए और जो तेज तरार लोग हैं और जो मजबूत लोग हैं वो संगठन के साथ जोड़े जाएं। और उन्होंने जहां कहा कि जो नौकरियों में पूरी भागीदारी मिलेगी और क्योंकि पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ को जो उन्होंने मजबूत करने की बात की तो उन्होंने ये कहा कि क्योंकि अगर हम अपने आप को मजबूत करेंगे तो हमें जहाँ पर नौकरियों में मौका मिलेगा वहीं हमारी जो पैठ है वो सरकार के अंदर मजबूत होगी। विनोद, अब आगे भी हमारे साथ बने रहेगा। कुरुक्षेत्र कृषि विज्ञान केंद्र के गांव और सैयदा में फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलदेव राज ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर अब हर किसान को जागरूक होकर काम करना होगा। अगर अभी भी जागरूक नहीं हुए तो अगली पीढ़ी को सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा और पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं दे पाएंगे। वहीं उन्होंने प्रगतिशील किसान हरपाल बाजवा की
सराहना करते हुए कहा कि अन्य किसानों को भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। इस दौरान कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र के वरिष्ठ संयोजक डॉक्टर प्रद्युमन भटनागर ने कहा कि फानों में आग लगने से मिट्टी की सतह सख्त हो रही है, इससे मिट्टी ने पानी सोखना बंद कर दिया है। से कह सकता हूं कि ऐसा कार्य से देख सकते हैं। मैंने किसानों से बात की, किसान बहुत खुश हैं। उनके मन में एक ही बात थी कि पहले हमें बहुत श्रम करना पड़ता था, अब जो मशीनें आई हैं सरकार के द्वारा अनुदान दिया जा रहा है, इस मशीनों से उनको श्रम किए बिना ही इसका बड़े आराम से प्रबंधन होता है। लगातार हमारे संवाददाता विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुरुक्षेत्र में आपको रोजगार किसान मेले का आयोजन किया गया है, क्या कुछ खास हुआ है इस किसान मेले में विनोद? को बताना चाहूंगा कि अगर मान लो कि जो हरियाणा के साथ साथ पूरे देश में कुरुक्षेत्र का जो कृषि के अंदर एक विशेष स्थान है, तो ऐसे में कृषि विभाग और कृषि वैज्ञानिकों का भी जो नजर है वो कुरुक्षेत्र के किसानों पर और यहाँ की धरती पर रहती है। तो उन्होंने आज कुरुक्षेत्र के जो गांव भौर सेना के अंदर एक कृषि मेले का आयोजन किया गया और इस मेले के आयोजन करने में कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र का अहम योगदान रहा। और क्योंकि किसानों को जागरूक करने के लिए उन्हें नई प्रणालियों के बारे में, नई तकनीक के बारे में, नए अनुसंधान के बारे में जानकारी देना जरूरी होता है। तो कृषि विज्ञान केंद्र के साथ साथ जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के जो कुलपति है प्रोफेसर बलदेव राज कंबोज, उन्होंने वहां पर पहुंचे और उन्होंने किसानों को जहां नई खोज और नई तकनीकी उपकरणों के बारे में बताया। और वहां क्योंकि आज जो जुड़त जो आप समझ सकते हैं कि जो प्रदूषण की चर्चा होती थी और जो क्योंकि जब भी धान की कटाई होती थी, धान की कटाई के बाद तो पराली को जला दिया जाता था और पराली का धुआं और प्रदूषण दिल्ली तक पहुंचता था और आसपास के जो एनसीआर के इलाके थे वो भी प्रभावित होते थे। जी। तो इस पर उन्होंने क्योंकि इस बात को थोड़ा कंट्रोल किया जा सका है। जी बिल्कुल विनोद, और आगे भी हमारे साथ बने रहेगा, आगे भी आपसे तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे। कुरुक्षेत्र में आखिर त्योहारों के सीजन में खाद्य सुरक्षा विभाग एक्शन मोड में आ चुका है। त्योहारी सीजन में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी से मिलावटखोरों में हड़कंप मचना शुरू हो चुका है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर संदीप कादियान की टीम ने मोहन नगर स्थित एक रसगुल्ला फैक्ट्री पर छापा मारा। यहाँ रसगुल्ले में मरी हुई मक्खियां मिलने पर 1 क्विंटल रसगुल्ले को मौके पर ही नष्ट कराया गया। इतना ही नहीं, विभाग की टीम ने रसगुल्ला, गुलाब जामुन और खोया के 3 सैंपल भरे हैं, जिन्हें जांच के लिए चंडीगढ़ भेजा गया है। विभाग द्वारा छापेमारी के बाद जांच के लिए भेजे 20 सैंपलों की रिपोर्ट में 6 सैंपल तय मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। रिपोर्ट के आधार पर अब खाद्य सुरक्षा विभाग ने आगामी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर संदीप कादियान ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर एक कार्रवाई की गई है। छापेमारी के दौरान यहां करीब 7 क्विंटल रसगुल्ला मिला, लेकिन इसमें से करीब 1 क्विंटल रसगुल्ले के ड्रम में मरी हुई मक्खियां पड़ी मिली। उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। ज्ञात सूत्रों से सूचना मिली थी कि यहाँ पे काफ़ी बल्क मात्रा में सामान बनाया जा रहा है, रसगुल्ले वगैरह, जो बाद में मार्केट में भेज दिए जाएंगे। तो उनकी क्वालिटी आप एक बार ज़रूर जांच कराएं। तो मैं यहाँ मौके पर पहुँचा हूँ, तो मैंने देखा है यहाँ रसगुल्लों में के टबों में मक्खियाँ पड़ी थी और काफ़ी मात्रा में जो सामान है काफ़ी ख़राब पड़ा है। अनहाइजीनिक कंडीशंस में सामान बनाया जा रहा है और अंदर भी कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है। तो इनका सामान मैंने काफ़ी जो भी मुझे मक्खियाँ पड़ी हुई मिली और काफ़ी सामान जो ख़राब मिला मौके पर ही डिस्ट्रॉय करा दिया और मैं सैंपल ले रहा हूँ। सैंपल लेने के लिए सैंपल जांच करना। हमारे संवाददाता विनोद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विनोद, कुरुक्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने रसगुल्ला फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की है, क्या कुछ हुआ इस कार्रवाई में विनोद?
जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही त्योहारों का सीजन आ जाता है तो उसमें स्वास्थ्य विभाग जागरूक होता है, क्योंकि त्योहारों के सीजन में जो खाने पीने की जो चीजें होती है उनका ज्यादा सेवन किया जाता है। और ये सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि क्योंकि त्योहारों का सीजन होता है और क्योंकि इसमें दीपावली का सीजन है तो इसमें 4-5 त्योहार इकट्ठे हैं, तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती है क्योंकि दूर से बड़े खाद्य पदार्थ इतनी बड़ी संख्या में बनाया जाना एक बड़ी चुनौती है। और उसके बाद उनको जो हमारी जानकारी में है कि कुछ लोग बड़ी संख्या में जो खाद्य जिसके जो मिठाइयाँ बनाते हैं वो एक बहुत बड़ी मात्रा में बनाते हैं, तो उससे ये बहुत सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी संख्या में इतनी भारी मात्रा में दूध कहाँ से आएगा। तो ऐसे में वो कई दिन पहले जो खाद्य पदार्थ थे और उसमें को सुरक्षित रखना, उनको पाश्चराइज रखना, क्योंकि जो हलवाई लोग हैं वो एक लोकल स्तर पर चीजों को बनाते हैं। और जो कल जिस तरह से मोहनगर के अंदर छापामारी हुई और कंट्रोल के हिसाब से रसगुल्ले, गुलाब जामुन और अन्य जो मिठाइयाँ मिली है और उसके अंदर जो मरी मक्खियां मिली है, तो ऐसे में एक जो लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर चुनौती थी उसको लेकर जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप कादिया ने अपनी टीम के साथ जो छापामारी की तो उन्हें इसमें कामयाबी मिली, तो उन्होंने इसकी सैंपलिंग भी की और वो जो चंडीगढ़ भेजी गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा पिछले साल भी करीब 2 दर्जन सैंपल लिए गए थे, उसमें कई सैंपल फेल भी आए थे। जी शुक्रिया विनोद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। चलिए कालका से समालखा में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं करनाल की। त्योहारी सीजन में बढ़ती महंगाई से हर कोई परेशान है। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं जिसने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। करनाल की अगर बात करें तो करनाल में पेट्रोल पंप पर आज सुबह अपने वाहनों में पेट्रोल डलवाने पहुंचे लोगों में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों से काफी ज्यादा नाराजगी देखी गई। बुजुर्ग हो चाहे युवा पीढ़ी के लोग, हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही बात देखने को मिली। सरकार से मांग करते हुए यही कहा गया कि अब पेट्रोल डीजल के दाम कम करने चाहिए। युवाओं ने बोलते हुए कहा कि आम आदमी का गुजारा करना भी अब बहुत मुश्किल हो चुका है। पहले 100 रुपए के पेट्रोल में 3 दिन तक बाइक चलती थी, लेकिन अब दूसरे दिन ही पेट्रोल डलवाना पड़ता है। आमदनी बिल्कुल नहीं बढ़ी, लेकिन महंगाई जरूर बढ़ रही है। इनकम कम है और खर्चा ज़्यादा है और उसके ऊपर से सबसे जो मेन चीज़ इनिशियल चीज़ काउंट होती है आज के टाइम पे रोटी कपड़ा मकान के साथ वो पेट्रोल हो गया है। अब वो पेट्रोल लेना भी नीड है और उसको लेना और खर्च करना वो डिपेंड करता है बंदे, मतलब सोच के करता है वो चीज़ भी। अब सर ये तो देखो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है आम आदमी के लिए, क्योंकि डे बाय डे यानी कि अगर हम एवरेज निकालें तो पर 10 दिन के अंदर 4-5 रुपये बढ़ रहा है। लेकिन ये सबसे गलत बात है, क्योंकि हमारे जो मजदूर आदमी है जो हमारा वो कहाँ से अपने कैसे ट्रैवलिंग करेंगे, कैसे अपने ड्यूटी पे टाइम पे पहुँचेंगे। मुश्किल है जी, क्योंकि ये चीज़ रोज़ प्रयोग होने वाली चीज़ है। इसके बिना तो रह सकते एक्टिवा वगैरह रोज चलानी पड़ती है। बहुत दिक्कत हो गई है जी, बड़ी दिक्कत हो गई है, हर बंदे से दिक्कत है। गरीब बंदा बड़ी मुश्किल गुजारा कर रहा है, की करेगा। तो दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है। त्योहारों का मौसम और ऐसे में बढ़ती महंगाई से हर कोई परेशान है। पेट्रोल डीजल के दाम आज भी बढ़े हैं, 35 पैसे का इजाफा हुआ है। लगातार बढ़ते दामों ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए करनाल से हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, त्योहारों का सीजन है, क्योंकि आप लोगों के बीच जाते होंगे, लोगों में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? विकास देखिए नुपुर, कहीं ना कहीं जो कि त्योहारों का दिन जरूर है और त्योहारों में काफी महंगाई जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात की जाए तो पेट्रोल और डीजल के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं अगर करनाल में पेट्रोल की बात की जाए तो 106 रुपए 62 पैसे पेट्रोल मिल रहा है और डीजल की बात की जाए तो 98 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से डीजल मिल रहा है। हालांकि 1 या 2 दिन में जिस हिसाब से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो डीजल भी कहीं ना कहीं शतक मारता हुआ नजर जरूर आ रहा है। और त्योहारों
के दिनों में आम लोगों को कहीं ना कहीं पहले ही दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ता है, क्योंकि जिस प्रकार से पहले कोरोना टाइम में लोगों को दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, वहीं अब महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं जो अगर दुकानों पे जाते हैं तो कोई भी सामान महंगा होता है तो साफ तौर पर उनका कहना होता है कि ट्रांसपोर्ट महंगा जरूर हुआ है डीजल के दाम बढ़ने की वजह से। इसी वजह से हर चीज पर कहीं ना कहीं असर देखने को जरूर मिला और आम लोगों की जेब पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी नुपुर। विकास, ना सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम बल्कि सब्जियां भी महंगी होती जा रही है। सब्जियों के दाम भी 7वें आसमान पर है और इसके अलावा आज से कमर्शियल सिलेंडर के दाम भी बढ़ चुके हैं। देखिए नुपुर, कहीं ना कहीं अगर पेट्रोल और डीजल का सीधा असर हर आम व्यक्ति से और हर सामान जो जरूरतमंद की चीजें उन पर जरूर पड़ता है। जिस प्रकार से डीजल का दाम बढ़ता है तो ट्रांसपोर्ट उसी हिसाब से महंगा जरूर होता है और उसके बाद जो दाम है चीजों के वो भी बढ़ते हुए नजर जरूर आए और महंगाई एक चरम पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं ये भी जरूर कहा जा सकता है क्योंकि अब जो दिवाली है वो महंगी दिवाली जरूर होती हुई नजर आ रही है। जी शुक्रिया विकास, आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। कालका से समालका में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। देखिए कालका से समालका शाम 5 बजे, सिर्फ हर खबर हरियाणा पर। पापा देखो मेरा नया डॉल हाउस, इसमें फ्रिज है, एसी है और वॉशिंग मशीन है। पापा, कोई भी एमसीबी लगाने से ऐसा आपके घर के साथ भी हो सकता है, इसीलिए लगाएं सिर्फ माइक्रोटेक एमसीबी और आरसीसीबी जो आपको बचाएं शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड और शॉक से। माइक्रोटेक एमसीबी, टेकिंग सेफ्टी टू द नेक्स्ट लेवल। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। खबरें जो जोड़ती हैं आपको देश दुनिया से। खबरें जो आपकी आवाज पर टकराती है शासन प्रशासन से। खबरों के तेवर, रफ्तार और सच को लेकर आ रही है आपके बीच हर वो खबर जो जुड़ी हो आपसे। गांव की गलियों से सप्ताह के गलियारे तक आपकी आवाज बनेगी हमारी मुहिम। हर खबर हरियाणा, हमारी खबर देखिए कालका से समालखा में एक बार फिर से आपका ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते हैं अब आगे। सोनीपत में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। सोनीपत के गांव पलड़ा के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने फुटपाथ पर चल रहे छात्रों को कुचल दिया, जिसमें दोनों छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद राई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत के नागरिक अस्पताल भिजवाया गया। वही हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक फरार है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार छात्र सादिक और शोएब जो गांव पलड़ा के निवासी हैं, दोनों छात्र बहालगढ़ से गांव खेवड़ा की तरफ पैदल जा रहे थे। उसी दौरान गांव पलड़ा के पास पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने दोनों छात्रों को अपनी चपेट में ले लिया। गांव खेवड़ा में एक्सीडेंट हो गया है। जो हम वहाँ पर सूचना पाकर मौके पर पहुंचे, जहाँ पर देखा जो 18-19 साल की 2 लड़कियां की एक्सीडेंट के कारण मौत हो गई, जो ऑन द स्पॉट में मृत पाए गए, जिनके पोस्टमार्टम के लिए जीएच सोनीपत में जो है वहाँ पर शव को रखा गया। जो अगली कार्रवाई जिस एक्सीडेंट ट्रैक्टर के साथ एक्सीडेंट हो उसके साथ कानूनी कार्रवाई की।
करनाल जिंद नेशनल हाईवे पर भारी गांव में टैंकर और ट्रक में भिड़ंत हो गई, जिसके बाद तेल के टैंकर में भयंकर आग लग गई और हादसे में एलनाबाद वासी गुरदीप ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति ने टैंकर से कूदकर अपनी जान बचाई। वही सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। वही ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। और कंटेनर है उसके आसपास अभी तक भी जो है सर जो ये एक्सीडेंट में आग से आग लगी है जो तेल के कैंटर में, इसमें डंपर का और तेल के कैंटर का एक्सीडेंट हुआ है जी। इसमें ड्राइवर जो डंपर वाले थे वो दोनों बच गए हैं, 2 थे उसमें सवारियाँ। हाँ जी। और कैंटर में 2 सवारियाँ थी तेल वाले में, इसमें एक आदमी अंदर ही झुलस गया है और एक बच गया है। जो एक आदमी जिसकी मौत हुई, उसका क्या नाम है जी? उसका नाम गुरदीप बताया जा रहा है। गुरदीप बताया जा रहा है, बाकी अभी तक उसका कोई एलनाबाद से है, एलनाबाद की गाड़ी। तो करनाल जिंद नेशनल हाईवे पर यह हादसा हो गया। भारी गांव में टैंकर और ट्रक में टक्कर हो गई, जिसके बाद तेल के टैंकर में भयंकर आग लग गई। इस हादसे में एलनाबाद वासी गुरदीप ड्राइवर की मौत भी हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति ने टैंकर से कूदकर अपनी जान बचाई। वही सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। वही ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पानीपत की चावला कॉलोनी में संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता की मौत का मामला सामने आया है। विवाहिता की मौत को लेकर परिजनों ने ससुराल पक्ष पर शव को छोड़कर फरार होने का आरोप लगाया है। साथ ही साथ पैसे की डिमांड पूरी ना करने को लेकर मारपीट करने का भी विवाहिता के पति पर आरोप लगाया गया। परिजनों ने बताया कि पिछले लंबे समय से ससुराल पक्ष पैसे की डिमांड कर रहा था। वहीं मृतका के भाई ने बताया कि उसका शव बेड पर पड़ा मिला। उन्होंने आशंका जताई है कि मृतका अपनी जान बचाने के लिए भागना चाहती थी, लेकिन ससुराल पक्ष ने उसे भागने नहीं दिया और उसकी हत्या को अंजाम दे दिया। वही घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। बालों से पकड़ के उसको घसीटने लगे तो लड़की के हाथ में 10 रुपए थे। उसने जान बचाने के लिए शायद मेट्रो का किराया उठाया होगा कि मैं भाग के अपने घर पहुंच जाऊंगी सर। इन्होंने भागने नहीं दिया और गेट बंद कर लिया था। जब ये मैं तो बाद में गया था सर, लेकिन जब ये चाचा जी और ये सारे गए थे तो इनको बेड पे लड़की पड़ी हुई मिली थी, ऊपर कंबल डाल रखा था। कहने लगा आ जाओ तुम्हारी लड़की ने फांसी खा ली। इतना सुनते ही हम भाग पड़े। मैं गई हूँ, मेरी घरवाला गया, मेरा बड़ा बेटा था, वो बेटा नीचे बाइक खड़ी करने लगा। हम दोनों ऊपर चढ़ गए। हमने ऊपर जाके क्या देखा कि हमारी लड़की बेड पे पड़ी है। हमने उसका हाथ लगा के देखा, ऐसे देखा ठंडी है, पास में बंदा एक खड़ा था इनका, कहता ये तो खत्म हो गई। अच्छा जी खत्म हो गई। हमने देखा भी ये कैसे खत्म हुई, उसका जेठ खड़ा हुआ था। इसके पापा ने कहा भाई ये कैसे खत्म होगी? कहता हमें नहीं पता कैसे खत्म होगी। फिर कहता फांसी खा ली। मैंने कहा फांसी खा ली तो फांसी पे लटकी उतारी किसने? इन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया और हमारे को मार पीटने लग गए। इतनी देर में फरार हो गए। फोन द्वारा थाना में सूचना प्राप्त हुई कि प्रीति नाम की एक लेडी है जिसकी मौत हो गई है, तो हमने जाकर वर्षान की मदद से यहाँ पे इसको हॉस्पिटल में पहुँचाया और जैसे ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर हम आगे कार्रवाई। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रवीण भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, विवाहिता की मौत का मामला है, परिजनों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए। जी देखिए, आपको बताना चाहेंगे का ये मामला है जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता की मौत। लगता है प्रवीण से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो पानीपत की पूरी खबर है जहां पर विवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है। चलिए बढ़ते अब आगे। करनाल के कर्णविहार इलाके से चोरी की घटना सामने आई है, जहां पर 2 चोर घर के बाहर से बाइक चोरी कर रफू चक्कर हो गए। बता दें कि चोरी की वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पीड़ित ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दे दी है और पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में भी जुट गई है। तो चोरों का आतंक लगातार जारी है। बाइक पर हाथ साफ किया गया है।
12:30 बजे महसूस हुआ भाई मेरी मोटरसाइकिल नहीं है। तो उसी टाइम मैंने 100 नंबर पे फ़ोन करा और 2-3 मिनट के बाद ही PCR आ गई थी और शायद 10 मिनट में बाद इंचार्ज साहब भी आ गए थे। मौके पर पहुँचे, उन्होंने तफ्तीश की है सारा कुछ, उन्होंने वहाँ पर कैमरे चेक करवाए हैं सारे, उनमें कैमरे में उनकी मतलब वो जाते हुए दिखाई दिए हैं। 12:30 बजे करीब हमें सूचना से ये मुद्दई हैं जिन्होंने शिकायत दी भूप सिंह, तो उसी समय मौके पर जा गए। वहाँ के आसपास कैमरों से CCTV कैमरा की फुटेज ली गई। तो अभी उस CCTV कैमरा के फुटेज के आधार पर पहचान करके और केस रजिस्टर कर दिया है। आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। अब आसपास के एरिया में उनकी तलाश की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, करनाल में चोरों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब चोरों ने एक बाइक पर अपना हाथ साफ किया है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है विकास? देखिए नुपुर, करनाल में कहीं ना कहीं लगातार जो चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर चैन स्नैचिंग की बात की जाए तो रोजाना कोई ना कोई मामला सामने आता है, और अगर बाइक चोरी तो यहाँ पर रोजाना देखने को मिलते हैं। वहीं करनाल के कर्ण विहार का एक मामला सामने आया है जिसमें एक बाइक चोर, 2 लड़के किस तरह से बड़े शातिराना तरीके से बाइक को उठाकर ले जाते हैं। हालांकि जो वहाँ पर CCTV कैमरे लगे थे उसमें साफ तौर पर क्लियर नजर आ रहा है कि 2 लड़के 3 से 4 चक्कर वहाँ पर काटते हैं और उसके बाद वहाँ पर खड़ी बाइक को उठाकर रफू चक्कर होते हैं। हालांकि करनाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी और CCTV को अपने कब्जे में ले लिया और आरोपियों की पहचान की जा रही है। जी नुपुर। शुक्रिया विकास आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कालका से समालका में मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार।